हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पहचान एडिट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। हम टेंस पढ़ रहे थे, ये टेंस का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट के चारों डिवाइडेशंस को देखा था, चारों पार्ट्स को देखा था। अब आज हम जिस टेंस की बात करने जा रहे हैं वो हमारा पर्टिकुलर टेंस है, पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये चारों टेंसों को आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। इनका बेसिक फंडामेंटली फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से लगाई जाती है, वो सारी चीज़ें। तो देखो, आपको दिख रहा होगा सामने ही, ये मैंने फॉर्मूले दे रखे हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के। चारों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूलों से तात्पर्य है, एक तो वाक्य वो होता है जो सिंपल होता है, बिल्कुल साधारण कहा जाता है, साधारणतः कहा जाता है। दूसरा वाक्य नेगेटिव वाक्य होता है। तीसरा वाक्य एक इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जो कि दो प्रकार से शुरू होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, एक डब्ल्यू एच वर्ड से। तो यहाँ पर देखो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो दो प्रकार के वाक्यों का भी हम इस तरह से डिस्कशन करेंगे एक साथ में, ठीक है। तो फॉर्मूला जो साधारण वाक्य है तो उसका भी फॉर्मूला एज इट इज, फॉर्मूले सारे यानी इनकी जो फॉर्म्स होती है, इनको जो जमाने का तरीका होता है वो बिल्कुल वही तरीका है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ते आए थे। बट यहाँ पर डिफरेंट है, तो यहाँ डिफरेंट मिलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब की फॉर्म का देखने को। तो मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, यही टेंस में इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इरर वाले सेक्शन के अंदर, इरर वाले क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जाता है कि इसमें मिस्टेक कहाँ है, इसमें इरर कहाँ है। वहाँ आपको फोकस करना है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, क्या ये जो वर्ब की फॉर्म दी गई है ये सही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू मतलब टेंस के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, वो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, या अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है। तो इस तरह से हमें वो चेकआउट करना होता है। इसके अलावा हमें प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और कंजक्शंस, एडजेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होती हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से साथ में हम उनका अध्ययन करेंगे गहराई से और उनको समझते जाएंगे, तो उनका बेसिकली जो उनका बेसिक है वो हमें बारीकी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, वो हिंदी में ही अगर किसी लैंग्वेज को समझेंगे तो उनको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो इंग्लिश का भी यही रवैया है कि आप इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे तो उतना ज़्यादा ये समझ में आएगी। मैं आपको आपके तरीके से ही समझा रहा हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना भैया। एक बार आप थोड़ा सा इस चैनल को रन वे दे देंगे तो फिर मैं इस चैनल के लिए और फैकल्टीज़ वगैरह या आगे के लिए मैं ऐसा प्लान करने जा रहा हूँ कि अच्छी फैकल्टीज़ और थोड़ा अच्छा स्टूडियो टाइप का इसको मेंटेन करूँ और आप लोगों के लिए एक अच्छी 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 वीडियोज़ लेकर आऊँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहा था। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का पहला जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसको तीनों नामों से कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले हमेशा किसी भी वाक्य में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में उसकी मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्वियसली जब कभी हम देखते हैं इस बात को, कहीं भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखा देखते हैं तो उस सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिखता है और उसके बाद में उसमें मेन तौर पर जो देखा जाता है, मुख्य रूप से जो देखी जाती है वो मेन वर्ब देखी जाती है और ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं। ये सिंपली हमको देखने को मिलता है। बट अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा डीप से तो उनमें हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका उसी तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो हम सिंपल सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर जैसे सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें कौन सी वर्ब लगती है भैया, उसमें कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, उसमें लगती है भैया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसमें कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और इसी तरीके से जैसे यहां पर ये सेंटेंस दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, कि वह मुझसे मिलने आई,
ठीक है, वह मुझसे मिलने आई, कब आई? पिछली रात को। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो हमें वैसे ही टेंस का आभास करवा देते हैं। लास्ट नाइट का मतलब हो गया पिछली रात जो गुजर चुकी है, उस रात की हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है। इस वजह से यहाँ पर किसकी फॉर्म आएगी? पास्ट की फॉर्म आएगी, पास्ट की फॉर्म आएगी। और पास्ट इंडेफिनेट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म लगा दी है, कम केम, कम में से केम फॉर्म लगा दी है, और इसी तरह से सेंटेंस बन गया, शी केम टू सी मी लास्ट नाइट। आपको नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में कि सब्जेक्ट अगर वाक्य नकारात्मक देखने को मिलता है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला जो हम देखते आ रहे हैं। उसके बाद में मैं बात करूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ये ध्यान होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही वहां पर मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। यहां पर आपको क्या करना है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड लगानी है। क्या लगानी है? डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं ना आप लोग? हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया जो कि वाक्य को पूरा होने के लिए उस वर्ब की हेल्प करती हो, तो वो हो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है इन सिंपल लाइनेज। ठीक है, तो हम सिंपली इन चीज़ों को आसानी से बिल्कुल अनुभूत करते हुए समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उसको करेक्टली उसको पकड़ना ही जरूरी है। एक बार हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मोटी मोटी चीज़ें भी आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया हमारा सी डिड नॉट कम टू सी मी लास्ट नाइट। इसमें क्या करना है? आपको मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है भैया? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कम, केम, कम, कम या फर्स्ट फॉर्म हो गई, केम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म हो गई, गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, गॉन थर्ड फॉर्म हो गई। तो उसमें से क्या करना है? आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इसलिए यहाँ पर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ में क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस बनेगा सी डिड नॉट कम टू सी मी लास्ट नाइट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। आगे चलते हैं। आगे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो वही प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या कॉन्टिन्यूस, सारे टेंसेस के अंदर वही प्रोसेस लागू हो रहा था कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य शुरू होते हैं, WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वो चारों सेंटेंस का फॉर्मेट वही होता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब चेंज होती है, वो चेंजेस जो भी हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, टेंस की पहचान करके ही लगाए जाते हैं। अगर वाक्य या सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है उस वाक्य को। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, जैसे मान लो कोई वाक्य है जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ें अगर हम हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, है ना, तो हिंदी में अगर उसका उच्चारण करने पर हमें क्या, क्यों, कब, कैसे या इस तरह के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका आभास शुरू में होता है या ऐसा लगता है कि इसमें शुरू में आना चाहिए, तो वो वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। क्या वह पिछली रात मुझसे मिलने आई थी? तो क्या वह मुझसे पिछली रात मिलने आई थी? तो इसमें क्या है कि जो क्या है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, इस चीज़ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बट वहाँ आपको ट्रांसलेट नहीं करना है दोस्तों कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। वहाँ आपको ईरर डिफाइन करना है। इससे रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट लेवल की एग्जाम में ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कई बार, तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो डिड हमारी जो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, इससे वाक्य को आपको शुरू करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एंड लास्ट एंड फाइनल वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे सेंटेंस बना डिड सी कम टू सी मी लास्ट नाइट। ओके, ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। उसी तरह से WH वर्ड की बात करते हैं। अगर WH वर्ड से वाक्य शुरू होता है तो उसमें WH वर्ड स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसके बाद में डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऊपर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस के, बिल्कुल एज इट इज। अगर WH वर्ड वाला वाक्य आता है तो उसमें आपको क्या करना है? जो
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य है उसको उतार देना है, WH वर्ड स्टार्टिंग में रखना है। तो इस तरह से ये वाक्य बन सकते हैं, जैसे व्हेन डिड शी कम टू सी मी लास्ट नाइट, पिछली रात वो कब मिलने आई थी मुझसे, है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल होते हैं। वैसे आपको पता होगा कि पास्ट की बात हो रही है, इंडेफिनेट की बात हो रही है, तो कुछ साधारण सी बातें हैं जो भूतकाल में घटित हुई है, पिछले दिनों में ही घटित होगी, तो उन चीज़ों से रिलेटेड रूल्स आप अनुभूति लेकर भी किसी भी लाइन को, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अनुभव के आधार पर, उसकी अनुभूति के आधार पर भी सोल्व कर सकते हैं अगर आप उसका नॉलेज डीपली लेते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा फिर उसमें क्या है, आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ढल जाती है, नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज स्किल है वो ढल जाती है, तो उस हिसाब से आप सोल्व भी कर सकते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपका फर्स्ट रूल है, मिस्टर मेहता हैज़ रिवार्डेड कास्ट टू हिज 1000 ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट वीक। अब देखो इसमें रूल क्या है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है आपको, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है और इस एग्जाम्पल में देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपको पहचाननी है। पहली बात तो हमें क्या करना है कि जो एरर डिफाइन करते हैं उस समय पर हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद में उसमें कुछ ऐसा दिया गया रहेगा, उस वाक्य में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे पता चलेगा कि ये बात जो कही जा रही है इस वाक्य में वो किस समय की बात है, क्योंकि हमें टेंस डिफाइन करना होता है, वो हिंदी लैंग्वेज हो या फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लास्ट शब्द आ रहा है, लास्ट को हम जानते हैं पिछला या अंतिम। तो इस चीज़ से डिफाइन होता है, लास्ट वीक आ जाए, यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे मॉर्निंग आ जाए, यस्टरडे इवनिंग आ जाए, द डे बिफोर आ जाए, यस्टरडे आ जाए, द अदर डे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट आ जाए, है ना, पिछली कोई डेट आ जाए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें आती हैं अगर वाक्य में आपको ये देखने को मिलती है, सेंटेंस के अंदर अगर आपको ये देखने को मिलता है, तो वहाँ आप सीधा सा क्या करना है, आपको पास्ट टेंस को पहचानना है। पास्ट टेंस को पहचानने के बाद में भी उस वाक्य में, उस सेंटेंस में आपको यह देखना है कि यह कहीं नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं बन रहा है। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो पास्ट के अकॉर्डिंग वहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वहां पर साधारण सा सेंटेंस दे रखा है तो वहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। तो यहां पर जैसे वाक्य दे रखा है, Mr. Mehta has rewarded cars to his thousands of employees last week. तो मिस्टर मेहता ने जो कारें हैं वो उसके जो हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं उनको पिछले सप्ताह से जो रिवार्ड की थी। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो हैज़ दे रखा है, हैज़ रिवार्डेड, ठीक है, तो हैज़ रिवार्डेड दे रखा है और फिर लास्ट वीक भी दे रखा है। तो यहाँ पर लास्ट वीक से हमें पता चल रहा है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस बन रहा है। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव या नकारात्मक या प्रश्नवाचक तो है ही नहीं। तो इसमें क्या है कि आपको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर हैज वैसे भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट टेंस की तो बात ही नहीं है, लास्ट से ही डिफाइन हो रहा है कि यह तो पास्ट टेंस की बात है। इस वजह से यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली रिवार्डेड आएगी। ओनली क्या आएगी, रिवार्डेड यूज करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि येस्टरडे आ जाए, येस्टरडे मॉर्निंग आ जाए, येस्टरडे इवनिंग आ जाए, द डे बिफोर आ जाए, येस्टरडे आ जाए, द अदर डे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट मॉर्निंग आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, या कोई पिछली तारीख आ जाती है तो वहाँ पर आपको पास्ट टेंस यूज करना है। ये भली बात है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि कोई पिछले दिनों की अगर बात होती है तो वो वैसे ही ऑब्वियसली क्या होता है, हमारा पास्ट होता है, पास्ट की बात होती है। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखो रूल नंबर 2 में क्या है कि जैसे कोई आपकी पास्ट हैबिट होती है, तो पास्ट हैबिट हो या ऐसे हो, मैं यूँ कहूँ कि मैं एक दिन मैं पहले ये किया करता था, हाँ मैं ऐसा था, मैं वैसा था, या पास्ट की मैं कोई स्केर्सली रेयरली कोई मुश्किल सी जो चीज़ें होती हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं, ऐसी बातों को दोहराऊँ वापस करके, तो वो चीज़ें हैं वो पास्ट हैबिट्स कहलाती हैं। उन पास्ट हैबिट्स का अगर प्रेजेंट टाइम पे यूज़ करके उनको सेंटेंस रूप में मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनेट यूज करना है।
जैसे कुछ वाक्य होते हैं, कुछ वाक्यों में अगर मान लो आपको पहचानना हो कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उसके लिए उसमें हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स देखते हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स देखते हैं। अगर कॉमन वर्ड्स में से जैसे अगर उस वाक्य में आपको दिखता है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, स्केर्सली, रेयरली, वंस ए डे, वंस ए वीक, डेली, एवरी डे एंड एवरी वीक, ईटीसी आदि जो शब्द अगर आपको कहीं वाक्य में देखने को मिलते हैं या वो पास्ट का आभास कराते हैं, ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनेट यूज करना है। ठीक। व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत युवा था या जवान था, आई हैड गॉन टू टेम्पल विद माई फ्रेंड्स एंड प्लेड देयर, तब मैं वहां पर, अब देखो यहां पर हैड वैसे ही गलत फॉर्म आ गई है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है तो हैड तो आ ही नहीं सकता। या वैसे भी हम चेक कर सकते हैं कि हैड तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं कर चुका पहले ही नहीं था जब मैं मतलब जाता जाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जब जवान हुआ था तो तब से पहले ही जा चुका था मंदिर, मतलब अपने दोस्तों के साथ में, ऐसे नहीं है वाक्य में, थोड़ा अटपटा लगता है, सूटेबल भी नहीं है। इस वजह से वहां पर आपको क्या करना है, हैड गोन को हटाना है। हैड गोन भी नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, और हैड गोन को हटाकर सीधा सा वेंट यूज कर देना है। क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ये चीज ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पास्ट हैबिट के बारे में। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, अगर सेंटेंस में दे रखा हो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस दे रखा हो, ठीक है, ये कॉमन वर्ड्स हैं, इट इज टाइम दे रखा हो, इट इज हाई टाइम दे रखा हो, इट इज अबाउट टाइम दे रखा हो, तो इस तरह के अगर सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में या लास्ट में या बीच में कहीं पर भी इस तरह की कॉमन लाइनेज देखने को मिलती है, ये कॉमन वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो वहां आप पास्ट इंडेफिनेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर सेंटेंस दे रखा है, मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं, इट इज हाई टाइम ही शुड लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखो आपको मिल गया है स्टार्टिंग में ही इट इज हाई टाइम, क्या मिल गया है, इट इज हाई टाइम। ठीक है, इट इज हाई टाइम आ गया है, तो यहां पर आपको क्या करना है, वही पास्ट इंडेफिनेट यूज करनी है। सी लेफ्ट की जगह पर आपको यूज करना, सॉरी, सी शुड लेफ्ट की जगह पर, वैसे भी शुड नहीं आएगा, तो इसलिए यहां पर ओनली और ओनली क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, है ना, तो लेफ्ट आएगा, तो ये सी भी नहीं आएगा, ही भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आएगा सी लेफ्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि कोई सेंटेंस आपको सपोजिशनल सेंटेंस मिल जाता है जो कि इफ से स्टार्ट होता हो, एफ इज सॉरी एज इफ से स्टार्ट होता हो, एज थ्रो से स्टार्ट होता हो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, दे विश, इट से आदि से स्टार्ट हो रहा है अगर कोई वाक्य, तो उसमें पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब यूज होती है। यानी उसके जो रिपोर्टिंग सॉरी सेंटेंस के दो भाग हैं, इफ वाला या जो ये वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको कि इफ से, एज थ्रो से स्टार्ट अगर कोई वाक्य होता है, तो उस वाक्य में उस वाक्य को छोड़कर जिसमें इफ एज आ जाए, तो वहां से उसके बाद में जो सेकंड वाक्य है उसके अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, पास्ट इंडेफिनेट यूज करना है। जैसे इफ आई सेकंड में भी यूज कर सकते हैं, या फिर यूं हो सकता है कि यदि अकॉर्डिंग टू कंडीशनल या सपोजिशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वहां क्या करेंगे, उस वाक्य के अंदर अगर ये सारे कॉमन वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप तो सीधा सा ये ध्यान रखें कि वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर सिंपल सेंटेंस दिख जाए आपको, है ना, तो सिंपल सेंटेंस को आप पढ़ करके उसका मीन निकालिए, सबसे बेस्ट तरीका है मीन के अकॉर्डिंग ही उसका डिफाइन करें कि कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, बेस्ट तरीका तो ये है, बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर आप उसको बार बार अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास से ही, इतना अभ्यास होने के बाद ऑटोमेटिकली आंसर आएगा माथे में, है ना, अब वो सोचने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। अब देखो इसमें इच्छाएं दिखा रखी हैं, है ना, इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो बिकम की जगह पर बिकेम आएगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि बिकम की जगह पर बिकेम आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, यदि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर होता, तो फिर मैं क्या करता कि भाई मैं जो कश्मीर की समस्या है उसको सोल्व करता। ठीक है, तो यहाँ पर बिकम की जगह बिकेम का यूज करेंगे आप। जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश,
है ना। तो उत्तर प्रदेश ये करेक्ट सेंटेंस है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि इसमें आई के साथ में वर जो आता है, आई के साथ में जो वर आता है वो ये इच्छात्मक सेंटेंस को दर्शाने के लिए आता है, इच्छात्मक सेंटेंस को, इच्छा वाले सेंटेंस को दर्शाने के लिए आता है। इसलिए इस तरह का एक सेंटेंस आपको अच्छी तरह से लर्न करके रखना है। आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए सिंगर, है ना। तो जो भी हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या करना है, वहां पर आई के साथ वर्ब आएगा और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में देखते हैं वही चारों फॉर्मूले हैं। पहले सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है। तो वॉज वर्ब और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट आता है बिल्कुल वही, दे वर रीडिंग द नोटिस। सेकंड में क्या आएगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्रीवियस फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और हमारी मैन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दे वर नॉट रीडिंग द नोटिस, ठीक है। फिर बाद में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर द रीडिंग द नोटिस, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू हमें लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही पहले क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही यूज करेंगे वहां पर हेल्पिंग वर्ब को। तो दे के साथ में हमेशा वर आएगा, वाज नहीं आ सकता क्योंकि वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर यूज करेंगे, ठीक है। WH वर्ड में क्या करना है आपको, WH वर्ड लगाना है और लास्ट में आगे का सेंटेंस एज इट इज ऐसे कैसे रखना है। आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट रूल्स है यदि भूतकाल के अंदर या पहले के टाइम में या जो समय गुजर गया है उस समय में कोई दो घटनाएं एक साथ में घटित हो रही हैं, तो उन दोनों घटनाओं का अगर वर्णन हम करना चाह रहे हैं तो उन दोनों घटनाओं का वर्णन भी पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग होता है। यानी वाइल आई वॉज रीडिंग दिस चैप्टर माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। जैसे मैं कहूँ कि जब मैं मेरा चैप्टर लिख रहा था उस समय पर मेरा भाई क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो दोनों सेम टाइम की एक्शंस हैं, दोनों सेम टाइम के इवेंट्स हैं, तो इस वजह से ये सेम टाइम्स के इवेंट्स हो तो उसमें क्या आएगा, ध्यान रखना है आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। तो यहाँ पर आया है वॉज रीडिंग, देखो वॉज वॉचिंग। तो वॉज क्यों आया, वॉज इसलिए आया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। यहाँ पर आई सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है कि यदि आपको वाक्य में यदि गेट बिकम ग्रो फॉर ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज फॉर एनी वर्क इन द पास्ट, यदि मान लो कि मतलब आपके भूतकाल के समय में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो धीरे धीरे करके बढ़ती है या घटती है, तो उन चीज़ों को शो करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। जैसे ही वॉज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, कि वो धीरे धीरे अमीर और अमीर बनता जा रहा था, ठीक। तो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। तो समझ गए, अगर कोई पोजीशन या कोई कंडीशन धीरे धीरे अपने अनुकूल बढ़ती या घटती है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस वर्ब यूज होगी। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको दोस्तों। यदि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। यदि चुका होगा, काम को पहले ही कर चुके होंगे तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, जानते हैं हम आसानी से। जैसे पहला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस ही हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, यानी वह अपना भोजन पहले ही पका चुका था, ठीक है। उसके बाद में जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ही हैड नॉट कुक्ड फूड, वह अपना भोजन नहीं पका चुका था या उसने अपना भोजन नहीं पकाया था। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य है, इसलिए हैड लगाएंगे स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इस वजह से नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है, फिर वह मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है आपको। हैड ही ऑलरेडी कुक्ड फूड, उसने पहले ही भोजन पका लिया था, ठीक है। यहाँ पर नॉट नेगेटिव का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अगर आप नेगेटिव लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, हैड ही नॉट ऑलरेडी कुक्ड फूड, ठीक।
WH वर्ड से अगर वाक्य शुरू होता है तो WH वर्ड से शुरू करेंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस ऊपर वाले वाक्य की तरह ही बनाना है। व्हेन ही हैड कुक्ड फूड, व्हेन ही हैड कुक्ड फूड। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स की तरफ। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, अगर मान लो कहीं कहीं कंडीशन ऐसे आपको देखने को मिलती है कि एक काम पूरा नहीं हुआ और दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो उस वाक्य में आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब यूज करनी है। अब मैंने जो कहा वो शायद समझ में आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, तो उसे मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि जैसे द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। अब कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आया होगा। यानी द बेल हैड रंग, जो घंटी है स्कूल की वो बज चुकी थी, आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से के बाद, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद जो घंटी थी वो बज गई थी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि देखो वाक्य का जो सेंटेंस है, इस तरह का सेंटेंस है, उसमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट यूज करना है। इसमें देखना है कि पहले कौन सा काम पूरा हुआ है वाक्य में। तो क्या है कि मेरे जो पहले जो काम हुआ है, आई हैड रीच्ड द स्कूल, जब मैं विद्यालय पहले पहुंच चुका था ना, उसके बाद में बजी थी घंटी, तो विद्यालय पहले पहुंच चुका था, इसलिए जो काम पहले हो जाएगा वहां पर आपको यूज करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है उस जगह पर। द बेल हैड रनड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर हैड दो बार यूज नहीं होगा, जो काम पहले हो चुका होगा वहां पर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होगा वहां पर आपको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक सिंपल रूल बताता हूं आपको, यदि भी कोई भी वाक्य में आफ्टर या बिफोर दे रखा हो, यदि किसी वाक्य में आफ्टर या बिफोर दे रखा हो, यदि किसी वाक्य में आफ्टर या बिफोर दे रखा हो, तो आफ्टर के बाद में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यदि बिफोर दे रखा हो तो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले ही आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यानी यदि दो सेंटेंस हैं और वो आफ्टर बिफोर से जुड़े हुए हैं, तो उनमें कहाँ कहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो उसको हम लगाना है उसके मीन के अकॉर्डिंग ही। आफ्टर है यानी आफ्टर यानी बाद में, तो बाद में ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिफोर है तो बिफोर यानी पहले, तो पहले ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे ये सेंटेंस था, द बेल, है ना, द बेल रैंग आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल, तो आफ्टर आ रहा है यानी बाद में आ रहा है, तो बाद वाले सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। व्हेन शी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, जब वह वहां पहुंची तो मतलब डिनर स्टार्ट हो चुका था। ठीक, तो वहां पर देखो अब इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, दोनों एक्शंस नहीं है, लेकिन दोनों एक्शंस क्या है कि पास्ट के हैं, तो पास्ट के दोनों एक्शन अगर एक साथ में हो रहे हैं, मतलब एक पहले या एक बाद में हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो पहले होगा वो जो हो चुका होगा उसके साथ में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। तो आ गया होगा समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब देखो इसमें एक अपवाद भी है जो आपको समझ लेना चाहिए। यदि कोई काम, यदि जो दूसरा काम है वो पहले काम के बाद में या पहले काम से लेट स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करना है, फिर पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करना है। कई बार देखने को मिलता है सेंटेंस में इस तरह की मिस्टेक देखने को मिलती है, एरर देखने को मिलती है। जैसे मैं इस एग्जाम्पल की ओर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हेन आई बिगेन टू टीच हिम, जब मैंने उसे पढ़ाने की शुरुआत की, तो ही बिगेन टू लिसन केयरफुली, तो उसने क्या है कि सावधानी से वो उसने शुरू किया, मतलब सावधानी से सुनना उसने शुरू किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो बिगेन और बिगिन, तो यहाँ बिगिन बिगेन बिगन, ठीक है, तो ये बिगेन है जो सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करना है जो पास्ट इंडेफिनेट है उसकी सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक, व्हेन शी बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज हर, मतलब कोई भी काम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही दूसरा काम शुरू कर दिया जाए। तो ऐसे अगर सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर दोनों जगह पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट आएगा। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा। अगले रूल पे चलते हैं, और जैसे मान लो कि
इफ़ वाला सेंटेंस आ जाता है, तो इस तरह का सेंटेंस आ जाता है जिसमें इफ़ दे रखा हो, है ना, वहाँ बिफोर वगैरह भी दे रखा हो, है ना। तो अगर इस तरह के सेंटेंस को समझना हो जिसमें एक कंडीशनल सेंटेंस दे रखा हो, बहुत बड़ा सेंटेंस दे रखा हो, कंजक्शंस भी यूज़ कर रखे हैं, एडजेक्टिव्स भी यूज़ कर रखे हैं, उसमें किस तरह से हमें डिफाइन करना है इरर या टेंस का, टेंस से रिलेटेड इरर किस तरह से डिफाइन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप सेंटेंस को पढ़ेंगे। इफ़ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर, यदि पुलिस थोड़े से समय पहले आ चुकी होती तो द क्रिमिनल वुड नॉट गोन अवे, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, अपराधी है जो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। तो या जो वुड नॉट हैव गॉन है, सॉरी वुड नॉट गॉन है, इसकी जगह पर आपको यूज करना है वुड नॉट हैव गॉन, यानी जाना पाता है, मतलब वो जा पाता, तो जा पाता है, हैव टू गो जाना पड़ता या जा पाता या क्षमता को दर्शाता है कि ऐसा होना होता, तो इस चीज़ में हमें हमेशा हैव लगाना है। क्यों? क्योंकि ये देखो मॉड्यूल वर्ड भी है। अगर मान लो सेंटेंस में इफ़ दे रखा हो तो सीधा सा समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट यदि सेंटेंस यदि इफ़ से स्टार्ट होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस, मतलब सेकंड सेंटेंस कोई दे रखा हो और उसमें दोबारा से सब्जेक्ट दे रखा हो, और वहाँ पर अगर आपको मॉडल देखने को मिलता है या फिर कोई ऐसा सेंटेंस ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, वुड कुड माइट देखने को मिलता है, यानी मॉडल ही देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप हैव लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको समझना होगा कि हैव का मीन क्या है, डीपली मीन क्या है इसका। हैव गो मतलब हैव टू गो, जाना पड़ता तो या जाना होता, तो इस तरह की सिचुएशन में हमेशा क्या आएगा, हैव का यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के चारों फॉर्मूले दे रखे हैं, चारों फॉर्मूले आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ी थी, हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस भी साथ में है, तो इसलिए हम यहाँ यूज लेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे के ऐसे, नॉट वाले में नॉट बीच में आ जाएगा, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इस तरह से, और बाद में डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को डब्ल्यू एच वर्ड से बना देते हैं। तो ये चारों सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। सिंस फॉर की बात करें, सिंस फॉर का भी यूज़ होता है इसमें, सिंस फॉर के बाद में हमेशा टाइम का यूज़ होता है, तो सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फॉर का यूज़ कहाँ होता है वो भी आप समझ लीजिए। सिंस का यूज़ वहाँ होता है यदि कोई भी किसी भी सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है और वो समय, वो टाइम मतलब वो डेफिनेट टाइम है, वो या फिक्स टाइम है या एक्यूरेट टाइम है ना, तो वो मतलब घटना का समय बिल्कुल निश्चित होता है, तो वहाँ पर आपको सिंस लगाना है। वहाँ पर आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे तारीख दे दी है कि उस भैया का जन्म 15 अक्टूबर को आता है, तो मतलब वो 15 अक्टूबर फिक्स है, ठीक है, तो 15 अक्टूबर फिक्स है, तो इस वजह से वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। अगर मान लो ये दे दिया जाए कि कौन से साल की 15 अक्टूबर, तो वो अगर मान लो उसको डिफाइन नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। या यूँ कहूँ कि वह है या राम 2 घंटे से लगातार पढ़ रहा था, तो 2 घंटे से लगातार पढ़ रहा था, तो फॉर 2 आवर्स, तो वहाँ पर फॉर आएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे कौन से हैं ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में अगर टाइम का अनिश्चित होने का पता चलता है तो वहाँ पर फॉर, और यदि समय निश्चित है तो वहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना है। आगे देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूले हमने आज पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं और इसके जो रिलेटेड रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप अच्छी तैयारी करते